जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस को लेके कुछ सर्टेन कंसेप्ट्स हैं, कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन है, या कुछ सर्टेन व्यूज हैं जो हमारे सामने आते हैं। जैसे नॉर्मली जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हाइपोथेसिस एजम्पशन है, कह देते हैं ना। सामान्य तौर पे अगर किसी से कहोगे हाइपोथेसिस तो उसे एजम्पशन मान लेता है, बट हाइपोथेसिस एजम्पशन नहीं है। एजम्पशन अगर आपको यूज करना है हाइपोथेसिस के लिए तो हमेशा वह थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको हाइपोथेसिस को मीनिंग बतानी है उसकी, या उसको एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा शब्द है और जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है वह है सपोजिशन। सपोजिशन मतलब सपोज्ड सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सपोज्ड सॉल्यूशन, उससे हम क्या कहते हैं? सपोजिशन। सपोजिशन या प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन जो होता है वह लिमिटेड एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। अब आप लोगों को याद होगा कि जो हमारी पिछली वीडियो थी, जो पिछली हमारी क्लास थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च में जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन आता है वह थर्ड स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है? एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। यस सर। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? हाइपोथेसिस आता है। यानी हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन होता है वह किसके ऊपर बेस्ड होता है? लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस्ड होता है। यानी हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, लिमिटेड ही है लेकिन हैं, और उसी के बेसिस पर अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, श्योर है कि हाइपोथेसिस जो बनता है वह हमारे पास कुछ सर्टेन एविडेंसेस हैं, उन्हीं के बेसिस पे बनता है। पहली बात। दूसरी बात, एक प्रूवन नहीं है, बट इसका इस्तेमाल करके हम आगे स्टडी या डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यानी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके हम आगे स्टडी करते हैं। किसी भी चीज की स्टडी जब हम करते हैं तो वहां पर हमारे पास उस स्टडी के बेस के रूप में क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, क्लियर है? और अगर हम उसका कोई लॉजिकल या उसके बेसिस पे अगर हम कोई लॉजिकल या एम्पिरिकल कंसिक्वेंस फाइंड करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वैसे हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? वर्किंग हाइपोथेसिस। क्या कहा जाएगा उसके लिए? वर्किंग हाइपोथेसिस। ये चीज क्लियर है? जिस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके हमको, हाँ, यह एक ऐसा टेंटेटिव एजम्पशन है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई सर्टेन लॉजिकल या एम्पिरिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। और ऐसे किसी भी हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? वर्किंग हाइपोथेसिस। यानी वह हाइपोथेसिस जो वास्तव में टेस्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे? वर्किंग हाइपोथेसिस। क्लियर है? श्योर हो? यस यस। ठीक है, अब अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हाइपोथेसिस शब्द का ओरिजिन क्या है? तो अगर हम देखें तो यह दो वर्ड के मिलने से बना है। पहला वर्ड है हाइपो और दूसरा है थेसिस। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हाइपो का मतलब होता है बिलो और अंडर, यानी लेस देन। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या हो गया? बिलो और अंडर। एंड थेसिस का मतलब क्या हुआ? रीजन थियरी, यानी एक ऐसी थियरी जिसका कारण हमें या जिसका प्रमाण हमारे पास है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? अनरीजन थियरी, एक ऐसी थियरी जिसका अभी तक जो प्रूवन नहीं है, जिसका प्रूव नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे। क्लियर है चीज? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी थियरी, एक ऐसा व्यू जो अब तक प्रूवन नहीं है और वह लिमिटेड एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? वह हमारा हाइपोथेसिस है। श्योर है? यस सर। चलिए,
इससे आगे चलते हैं। हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें वेग वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसमें हम वेग वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी मे, माइट, शैल, विल, इस तरह के वर्ड्स का यहाँ इस्तेमाल, कैन, कुड, इनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता। क्लियर है? हाइपोथेसिस जो होता है हमेशा क्या होता है, प्रिसाइज होता है, उसमें कभी भी वेग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें मे, माइट, कैन, कुड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, शैल, विल, शुड, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हम हाइपोथेसिस में बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये चीज क्लियर है। और जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और प्रिसाइज होगा, क्लियर होगा और प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा, कभी कोई वेग वर्ड नहीं आएगा, हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट शुड बी टेस्टेबल, यानी हाइपोथेसिस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसे हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर है, अगर कोई चीज हम टेस्ट नहीं कर सकते तो वह हमारा हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, इट शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस। अगर कोई भी हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है तो उससे हम क्या नाम देंगे, रिलेशनल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, द हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। अब ध्यान रखो कि हाइपोथेसिस जो होना चाहिए वह लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। हाइपोथेसिस कभी भी हमारा जनरल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सिंपल टर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, कंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स। अब हाइपोथेसिस जो होता है वह कुछ पहले के किए हुए वर्क के ऊपर, कुछ एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, तो हाइपोथेसिस को जो नोन फैक्ट्स हैं उनके साथ मैच करने वाला होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अब अर्थ जो है या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तो हमें पता है। और जो सैटेलाइट्स हैं वह डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही होता है ना। तो अगर आप कोई ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप यह कहते हो कि जो प्लैनेट्स होते हैं वह सैटेलाइट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह का हाइपोथेसिस हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो नोन फैक्ट्स हैं उसी के बेसिस पे आप कोई भी हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हाइपोथेसिस जो है उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए जिनके आधार पर हमें आगे काम करना है, या हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं उन फैक्ट को एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, यह ध्यान में रखना। हाइपोथेसिस मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट गिव राइज टू द नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उन फैक्ट्स को हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन करना है जिनके लिए हमें आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, यानी हम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्यों करना है, क्या है, क्यों बनाया हाइपोथेसिस, यह चीज हाइपोथेसिस में होनी चाहिए। श्योर है? कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो चलो इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस की। नॉर्मली जो हाइपोथेसिस होता है वो तीन अलग अलग तरह का फॉर्म ले सकता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म, नल फॉर्म एंड क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जो स्टडी के आउटकम के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म। यानी जब हम किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तब जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा डिक्लेरेटिव फॉर्म होगा। सॉरी सॉरी गाइस। तो अगर कोई भी हाइपोथेसिस अगर किसी रिसर्च के आउटकम के बारे में बता रहा है कि यह आउटकम होगा, इस तरह से होगा, और अफर्मेटिव टर्म्स में बता रहा है, तो वह फॉर्म हमारा क्या होगा, डिक्लेरेटिव फॉर्म होगा।
क्लियर है? दूसरा, अगर हाइपोथेसिस हमारा यह कहता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? नल फॉर्म। वह चीज क्या हो जाएगा? नल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है चीज? अगर हाइपोथेसिस वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता है तो वह हाइपोथेसिस का फॉर्म क्या होगा? नल फॉर्म होगा। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, चिंता मत करो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है कि हाइपोथेसिस जो है उसमें हम एक क्वेश्चन सामने रखते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है ये नहीं बताते हैं, क्या होगा हम ये बताते हैं। हम एक क्वेश्चन सामने रखते हैं कि हम रिसर्च पूरा करते हैं तो क्या होगा, इस रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? तब उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन फॉर्म कहते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्म का इस्तेमाल बहुत कम होता है, अवॉइड किया जाता है। तो या तो डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है या फिर नल फॉर्म में होता है। इसमें कोई डाउट गाइस? इसमें कोई डाउट? गाइस इसमें कोई डाउट? मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 3 फॉर्म है हाइपोथेसिस के, डिक्लेरेटिव फॉर्म, नल फॉर्म एंड क्वेश्चन फॉर्म, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। सर बोलिए। सर एक्चुअली मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया सर। एक सेकंड, एक मिनट में क्विक रिकैप दे सकते हैं सर हाइपोथेसिस बिल्कुल। का? जब भी हम हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का प्रपोज्ड सॉल्यूशन होता है। जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसका प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है? यस सर। हाइपोथेसिस सर। जो होता है वह लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस्ड होता है, यानी वह प्रीवियस या लिमिटेड एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, भले वो किसी और ने कलेक्ट किया, वो अलग चीज है। ठीक है, अब यस हाइपोथेसिस सर। जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि आपके सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हो या रिसर्च का सपोज सॉल्यूशन या आउटकम क्या होगा, आउटकम को अगर लिख रहे हो तो आप 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका क्या होगा? डिक्लेरेटिव होगा, जहां आप एक घोषणा करोगे, ये बताओगे कि इस रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा, यानी आप अपनी उम्मीद सामने रखोगे कि इस रिसर्च को करने के बाद से हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो जब आप यस सर। ऐसे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव फॉर्म। क्लियर है? यस सर। श्योर है? डिक्लेयर कर रहे हो, वह हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा क्या होगा? नल फॉर्म। नल फॉर्म तब होगा जब आप यह बताओगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, तब वो फॉर्म क्या होगा? नल फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ये कहते हो कि the growth of plants does not depend upon the amount of urea used in the fields। यानी आप यहाँ क्या बता रहे हो? यूरिया के बीच में और प्लांट की ग्रोथ के बीच में कोई संबंध नहीं। तो यह जो हाइपोथेसिस हमारा हुआ, ये कौन सा फॉर्म हो गया? नल फॉर्म। null form. क्लियर है? Yes, sir. जो तीसरे तरह का जो हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन फॉर्म का होगा वह कुछ इस तरह का होगा, कैन वी कंक्लूड दैट the urea will propel the growth of the plants। यानी वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछोगे, रिसर्च रिजल्ट का जो रिसर्च है हमारा, उसका रिजल्ट जो है वह क्या होगा, क्या आप वहां क्वेश्चन रखोगे सामने, वहां पे आप बताओगे नहीं क्या होगा, आप पूछोगे क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये आप नहीं कहोगे, क्या कहोगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो वो फॉर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फॉर्म। नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्म को अवॉइड किया जाता है, बहुत कम यूज होता है। ठीक है, चलिए। यस सर।
आगे चलते हैं। अब अगली चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपके रिसर्च के टॉपिक में वह है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, या तीन चीजें। नॉर्मली जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक चीज करता हूं, जो हाइपोथेसिस आपको गिवन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है, वह हमारा नॉर्मली नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग जो है इन्वायरमेंट बैकग्राउंड के हो, एक बहुत मजेदार एग्जांपल है। एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, कुछ इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। अ कंपनी क्लेम्स दैट द लाइफ स्पैन ऑफ a company claims that the lifespan of, दोबारा सुनना क्वेश्चन ध्यान से, a company claims that lifespan of a certain electric bulb is 400 hours. ठीक है, to check the claim of the company, to check the claim of a company, 400 bulbs are tested and they found that the average mean lifetime of the bulbs was 392 hours with a standard deviation of 2.5. ठीक है, can we say that the claim of the company is correct? ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। बेसिकली पेपर 2 में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कि आप जब आप पीजी कर रहे हो तो जब आप फाइनल ईयर का एग्जाम देते हो तो वहां भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यस सर। अब यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, यह जो कंपनी का क्लेम है, कंपनी क्या कह रहा है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द बल्ब्स इज 400 आवर्स। ठीक है, तो जो कंपनी का क्लेम है वो हमारे लिए क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। कंपनी के क्लेम को हम क्या मान के चलेंगे, जो कंपनी का क्लेम है उसे हम क्या मान के चलेंगे कि जो कंपनी का क्लेम है वो हमारा नल हाइपोथेसिस है। ध्यान रखिए, कंपनी का क्लेम क्या है हमारे लिए, नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, और फिर अगर हम कंपनी के क्लेम के अपोजिट चीज सोचे तो वह क्या होगा हमारे लिए, द लाइफ स्पैन ऑफ द बल्ब्स इज नॉट 400 आवर्स। यही होगा ना कि द लाइफ स्पैन ऑफ द बल्ब्स इज नॉट 400 आवर्स, यही चीज होगा। श्योर है? यस सर। तो यह जो आप कह रहे हो यह क्या हो गया, नल के अपोजिट। तो जो नल के अपोजिट होता है वह क्या होता है हमारा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वह चीज हमारे लिए क्या होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है सर, फर्स्ट ट्रीटमेंट में तो डायरेक्ट आपने बता दिया ना कि जो लाइफ स्पेन है वो 400 डेज है, तो वो नल 400 कैसे आवर्स, हुआ? 400 400 आवर्स आवर्स है तो वो नल कैसे हुआ सर? एक कंपनी का क्लेम है। कंपनी कह रही है कि जो उसका बल्ब का जो लाइफ स्पैन है वो 400 आवर्स से मान लो। सर, तो जो पिछले हमने कंपनी जो स्टेटमेंट में तो रिलेशन ही नहीं था ना, दो स्टेटमेंट के बीच में नल हाइपोथेसिस। बताता हूँ अभी उसी चीज में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैंने वही चीज लिखा जो मैंने पीछे बताया ना, वही मैंने यहाँ भी लिखा है, सामने देखो स्क्रीन पे। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली लेके जाते हैं, जब हम इस चीज को हम प्रैक्टिकली लेके जाते हैं वहां पर, जब हम इसे एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए लेके जाते हैं, तब वहां नल हाइपोथेसिस क्या होता है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। यस सर। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एच नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है चीज? तो जब आप वहां एच नॉट को डिफाइन करते हो तो जो कंपनी का क्लेम होता है ना, उसी को हम एच नॉट से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, श्योर हो? सर, वास्तव ये में जो आपने स्टेटमेंट बोली ना, इसमें आपका माइक बंद हो गया था सर, नहीं सुनाई हाँ, दी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब ओके। एग्जामिनेशन की बात आती है ना, एग्जाम की जब बात आती है तो स्पेशली जब हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में जाते हैं तो वहां स्पेशली जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास, तो जो कंपनी का क्लेम है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, वह किस में आ जाता है, नल हाइपोथेसिस में आ जाता है। ठीक है, और फिर उसका जो अपोजिट हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं, वह किस में आ जाता है,
वह किस में आता है हमारे लिए? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आता है। तो नल कंपनी का क्लेम हमारे लिए क्या हो गया? कंपनी का क्लेम हमारे लिए क्या हो गया कि उसका जो नल हो गया, और जो उसके अपोजिट होगा वह चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? ऑल्टरनेट। Alternative. क्लियर है? Yes, sir. श्योर हो? ठीक है, वह चीज हमारे लिए ऑल्टरनेट हो जाएगी। श्योर है ना? अब देखो, लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं यह जानना भी जरूरी है हमारे लिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आगे बढ़ने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है। जैसे मान लो कि एक मशीन है और कंपनी क्लेम, मतलब कि एक कंपनी है जो यूरिया बेचती है, यूरिया के पैकेट्स बनाती है, ठीक है। वह कहती है कि यूरिया के इस पैकेट में, यूरिया का जो पैकेट है, यूरिया के इस पैकेट में इतना किलोग्राम, यानी मान लो उसने कहा कि 10% डीएपी भी मिक्स है। क्या मिक्स है? डीएपी भी मिक्स है। या मान लो 10% फॉस्फोरस मिक्स है। यूरिया के पैकेट में 10% क्या मिक्स है? फॉस्फोरस मिक्स है। मान लो कंपनी ने यह कह दिया, ठीक है, कि यूरिया के पैकेट में 10% फॉस्फोरस मिक्स है, तो कंपनी का जो स्टेटमेंट है वह क्या होगा हमारा? None. नल हाइपोथेसिस। और जो आप उसके उल्टा क्रिएट करोगे वो चीज क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। Alternate. ठीक है, श्योर हो? Yes, sir. अब चलो अभी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर नल एंड ऑल्टरनेट का डेफिनेशन किताबों में थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है। किताब ये कहते हैं कि वह हाइपोथेसिस जो यह कहता है कि वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, वह क्या होता है हमारा? नल हाइपोथेसिस। और जहां पर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन होता है, वह चीज क्या होती है हमारे लिए? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर है ये चीज? श्योर हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। वो ये जो नल हाइपोथेसिस होता है वह यह कहता है कि बेसिकली, अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को रिसर्च के व्यू पॉइंट से देखें तो पॉपुलेशन के अपने पैरामीटर्स होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। यानी जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे लिए? पैरामीटर है। जो सैंपल के स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं वह क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। तो नल हाइपोथेसिस यह बताता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं और जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, और अगर उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता भी है तो वह जस्ट बाय चांस आता है। ठीक है, उस डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, उस डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? उस डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। श्योर है? चलो, और अल्टरनेट क्या कहता है कि नहीं, जो डिफरेंस है वह सिग्निफिकेंट है, वह होगा ही। और फिर हम इस चीज को टेस्ट करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वह सिग्निफिकेंट है या नहीं। और नॉर्मली जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है उसे वह क्या होता है हमारा? एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होता है, ध्यान में रखना। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारे लिए? एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। यानी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस यह बताता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कुल कितना चेंज होगा, यानी वह उन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो एक तरह से जो एक्सपेरिमेंटल हमारा हाइपोथेसिस है वह क्या हो गया हमारे लिए? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। कोई डाउट गाइस इसमें? इसमें कोई डाउट? बोलो, इस पूरे पेज में कोई डाउट? सर एक्सपेरिमेंटल का एक बार और बताइए ना। देखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट देखो हर एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट का जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बट एक चीज ध्यान में रखो, जब हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो तभी जाके एक्सपेरिमेंट टर्म यूज हो सकता है। कब यूज होगा एक्सपेरिमेंट टर्म? जब हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट टर्म यूज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। क्लियर है चीज? सर वेरिएबल्स इन द सेंस मतलब क्या सर, नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी देखो, कभी भी रिसर्च में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को। पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा होता है आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल। रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं
कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक जगह प्लांटेशन कर रहे हो तो अगर आप यूरिया का अमाउंट बढ़ा दो तो उससे उस प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अच्छा, तो प्लांट का ग्रोथ क्या हो गया हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और यूरिया क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी independent. जिस वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वह इंडिपेंडेंट होता है और उसका असर जिस वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, Yes, अब क्लियर है। yes, मान लो sir. कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है दवा की डोज को अपने अनुसार चेंज कर सकता है कि हाँ भाई इसको एक गोली देनी है, इसको 2 गोली देनी है। तो Yes, दवा का डोज क्या हो गया इंडिपेंडेंट very वेरिएबल और जो dependent. जो पर्सन है जिसका जो डिजीज है वो क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, श्योर हो। Yes, sir. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आते हो, जो हाइपोथेसिस इस चीज के बारे में बताता है वह हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वह हाइपोथेसिस हमारे लिए क्या होगा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। कोई डाउट इसमें। सर इसका एग्जांपल बताएंगे क्या आप? क्या बताओ एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस का एग्जांपल। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस का। ठीक है, जैसे मान लो आप यह जानना चाहते हो कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में प्लांटेशन कैसे हेल्प करता है। मान लो आपको ये बात पता है कि प्लांटेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करता है, ये तो पता है आप लोगों को। यस इसमें कोई डर। ठीक है, अब कौन सा प्लांट कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉरेस्ट जो होते हैं वह कार्बन के सिंक होते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। फॉरेस्ट कार्बन के सिंक होते हैं, ये तो पता है ना। Yes, sir. फॉरेस्ट Yes, भी sir. होता है, सॉइल भी होता है, ओशन भी होता है, सब सिंक हैं। Yes, तो sir. फॉरेस्ट में डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स हैं। अब मान लो अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट की स्टडी करनी है, ठीक है, अब आपको किसी स्पेसिफिक प्लांटेशन मतलब अलग अलग प्लांट के प्लांटेशन के द्वारा आपको यह जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। आपने यह कहा कि प्लांट एक्स लगाने पर वह इतना ग्राम कार्बन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हमें इतना कार्बन एब्जॉर्ब करना है तो हमें उसके लिए इतने प्लांट एक्स की जरूरत होगी। ठीक है, Yes, sir. यानी अगर कैसा, तो इस तरह का कोई भी हाइपोथेसिस अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, या मान लो कि दवाइयों का है, कहीं आप दवाइयां डाल रहे हो, अगर आप कहीं फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, स्पेशली फर्टिलाइजर वगैरह को लेके हम एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। फर्टिलाइजर को लेके आपको जो होते हैं बायोलॉजिकल जो एंटिटीज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इन सब चीजों को लेके हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. श्योर हो। यस ठीक है, आप लोगों को दोबारा शायद 10 मिनट के बाद से लॉगिन करना होगा, बट कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होते हैं वो हमेशा सैंपल लेने के पहले लिए जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना हाइपोथेसिस तीसरा स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन और उसके बाद से क्या आता है सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के पहले हाइपोथेसिस आता है। क्लियर है ये चीज, श्योर है। नल यस सर हाइपोथेसिस जो होता है वह हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम प्रूव करना चाहते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखें। नल हाइपोथेसिस को क्या होता है वो से हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम प्रूव करना चाहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। नल हाइपोथेसिस जो होता है हमेशा स्पेसिफिक होता है, वो कभी भी जनरल नहीं हो सकता। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है स्पेसिफिक होता है और वो कभी भी जनरल नहीं हो सकता। ठीक है, श्योर है। रिसर्च जब भी होता है तो वह नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पर नहीं होता है।
इसीलिए नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होता है? नल के ऊपर बेस्ड होता है, ऑल्टरनेट के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है चीज? श्योर है? अगली चीज, वन साइडेड एंड टू साइडेड ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो वन साइडेड एंड टू साइडेड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आखिर होते क्या है? अब देखो, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है यहां पर। इलेक्ट्रिक बल्ब वाला केस था, याद है? इलेक्ट्रिक बल्ब का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, याद है आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. यस सर, याद है। यह हमारा H0 हो गया, यानी हमारा क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस। द एवरेज मीन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 400 आवर्स। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली कि H0 यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस वो क्या कह रहा है कि जो एवरेज लाइफ टाइम है वह कितना है? 400 आवर्स है। अब एक बात बताओ, जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा? बताओ। 400 आवर्स के इक्वल नहीं. ठीक है, Yes. इसमें कोई डाउट? इसमें कोई No, डाउट नहीं है sir. ना? ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि अगर 400 आवर्स नहीं है, तो अगर उसका लाइफ टाइम 400 आवर्स से ज्यादा है तो हमें कोई परेशानी है? ये बताओ। नो सर। No, उसे तो sir. हमें फायदा है, उसे तो हमें फायदा है ना। हम्म। तो अब यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वह क्या होगा? क्योंकि ज्यादा है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। इफ म्यू इज मोर देन 400 आवर्स, दैट्स गुड। इससे तो कोई परेशानी नहीं है, तो हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। हमें क्या चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि इससे कम है। तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू इज लेस देन 400 आवर्स। ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन बता रहा है कि म्यू का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, म्यू का जो डायरेक्शन है वो क्या है? लेफ्ट साइड में है, और इसे इसलिए हम क्या कहेंगे? वन साइडेड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसे हम क्या कहेंगे? वन साइडेड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्योंकि यह एक ही साइड में जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो यूरिया वाला केस था, वह क्या कह रहा है कि 10% डीएपी है यूरिया के बैग में। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा ये बताओ? 10% नहीं है। 10% नहीं है, म्यू Yes, इज sir. नॉट इक्वल टू 10%। बट अगर 10% से ज्यादा है तो उससे कोई नुकसान है क्या हमें? नहीं. नहीं है। तो लेकिन कम है तो है ना। तो अगेन यहां पर हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा? म्यू इज लेस देन 10%। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, मान लो एक कंपनी ये कहती है कि उसकी जो कार है वह 1 आवर में, ठीक है, एक कंपनी ये कह रही है कि उसकी जो कार है वह 1 आवर में 100 ग्राम CO2 रिलीज करती है। कितना CO2 रिलीज करती है? 100 ग्राम। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल्स टू 100 ग्राम। इसमें कोई डाउट No, sir. नहीं है ना? और इसका अल्टरनेट क्या होगा, आप बताओ? Mu is not equal to 100 gram. अब एक चीज सोचो कि यहाँ अगर 100 से कम है तब हम फायदे में है, 100 से ज्यादा है तब हम फायदे में है। कम है तब फायदे में है। तो हमें यहाँ क्या Yes. चेक करना होगा?
यानी अगर ज्यादा यहाँ तो नहीं पे है। बिल्कुल यह हमारे लिए गुड है, तो इसकी तो चेक ही नहीं करना है, तो हमें क्या चेक करना है, म्यू इज लेस देन 100 ग्राम, सॉरी मोर देन 100 ग्राम, म्यू इज मोर देन 100 ग्राम हमें चेक करना होगा, यही चेक करना होगा ना। कोई डाउट इसमें? No, No, अब क्लियर है कि अल्टरनेट कैसे बनाते हैं और नल कैसे बनाते हैं? yes, sir. सब के सब डायरेक्शनल है, क्यों है? क्योंकि यह या तो लेफ्ट यानी या तो निगेटिव या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, लेस की बात करते हैं फिर मोर की बात करते हैं। तो जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस या मोर की बात करता है, दोनों में से किसी एक ही की बात करता है, तब तक वह डायरेक्शनल होता है, या आपको क्या होता है, वन साइडेड होता है। डायरेक्शनल होता है या फिर वन साइडेड होता है। बट जब वो दोनों की बात करेगा तब क्या होगा, टू साइडेड या नॉन डायरेक्शनल। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई पर्सन यह कहता है कि एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स 40 है। कितना है? 40। तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये बताओ। Mu is not equal to 40. 40। तो जब यहाँ नॉट इक्वल टू होगा तो हमारे पास दोनों चीजें पॉसिबल है ना, म्यू 40 से ज्यादा भी हो सकता है और म्यू 40 से कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, टू साइडेड हो गया। तो जब हमारा डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, यानी जब मोर देन और लेस देन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जब मोर देन और लेस देन दोनों चीजें आ रही हो और जब हमारा डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, तो उसे हम टू साइडेड या क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। टू साइडेड या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर है? सर जो वन साइडेड था उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन फर्क इतना था कि एक पॉसिबिलिटी वाज एक्सेप्टेड टू अस। हाँ बिल्कुल, जो एक्सेप्ट है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो एक्सेप्ट है वो तो वेल एंड गुड है ना। हाँ सर। हमें मतलब किससे है, जो एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं है। बिल्कुल, और सर टू साइडेड में तो दोनों एक्सेप्टेबल है। दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। टू साइडेड में क्या होते हैं, दोनों दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes. ठीक। अब बात करते हैं सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस की, बट इसकी बात हम लोग मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में करें तो ज्यादा बेहतर है। इन सब चीजों की बात अगली क्लास में करेंगे और साथ ही अगली क्लास में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आज ये क्लास इसी पॉइंट पे एंड करते हैं, और अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग 7011120200 पे कॉल कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, और आप लोग मुझे कॉल कर लो एक बार, ठीक है? Thank you, sir. क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? Yes, sir. ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर।